आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करते हैं जैम के क्वेश्चंस जो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स से रिलेटेड हैं और इसमें हम करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म वाले क्वेश्चंस के एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है उसमें ये पूछा गया है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कंपाउंड्स इज़, कि जो दिए गए यौगिक हैं ये सारे और इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 सीक्वेंस दिए हुए हैं, इनमें से बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस या क्रम कौन सा है। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद द एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा यहाँ पर, क्योंकि ये सारे जितने भी कंपाउंड्स इसमें आप देख सकते हैं, एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो है सभी एलिमेंट्स के साथ, चाहे वो कार्बन हो, सिलिकॉन हो, टिन हो या जीई हो, इन सब के साथ जो है आप देख सकते हैं कि H4 है, सबके साथ H4 है। तो ये तो कॉमन सिचुएशन हुई। तो अब इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका क्रम एटॉमिक वेट के से निर्धारित होगा। अगर एटॉमिक वेट ज़्यादा है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसलिए सीक्वेंस, क्योंकि एटॉमिक वेट का ये है SN, GE, SI और C, जो ये है उसी सीक्वेंस में ये क्रम होगा। सबसे ज़्यादा एटॉमिक वेट, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो जो ये ऑप्शन है D, वो करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक नंबर का है और इसमें दिया हुआ है इन द फॉलोइंग लैटिमर डायग्राम द स्पीशीज दैट अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज। तो ये हमें लैटिमर डायग्राम का सीक्वेंस दिया हुआ है। ये अधिकतर जो राजस्थान के सिलेबस हैं उसमें सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक में ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि जो एक स्पीशीज़ से दूसरे स्पीशीज़ में बदलने, कन्वर्ट होने के लिए जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो इसके ऊपर दिया हुआ है। तो अगर देखिए, इफ़ द पोटेंशियल टू द राइट ऑफ द स्पीशीज़ इज़ मोर दैन द पोटेंशियल ऑन द लेफ्ट, इट विल डिसप्रपोर्शनेट। तो हर एक आप अगर यहाँ से चलते हैं और यहाँ तक चलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप देखें कि जो पहली वैल्यू लिखी है +5.6, उससे थोड़ा घट के ये है, रिड्यूस हो रही है वैल्यू ये, फिर यहाँ ये बढ़ गई है, फिर दोबारा देखिए घट गई है और घटी है और घटी है। तो ये घटते हुए क्रम में है। लेकिन यदि किसी भी स्पीशीज़ के राइट हैंड साइड में पोटेंशियल टू द राइट ऑफ द स्पीशीज़, यानी दाईं ओर, देखिए ये पॉइंट 93 है, उसका वैल्यू जो है वो अधिक है, और लेफ़्ट की और बाईं ओर जो है उसका वैल्यू कम है। ये वैल्यू कम है और ये ज़्यादा है। जिस भी स्पीशीज़ का इस तरह से होगा कि उसके दाईं ओर वैल्यू ज़्यादा है और बाईं ओर वैल्यू कम है, वो वाला जो स्पीशीज़ होगा वो डिसप्रपोर्शनेट होगा। तो यहाँ पर जो है MnO4 3- इसका आंसर है, क्योंकि इसी के राइट हैंड साइड में वैल्यू ज़्यादा है और लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम है। तो इस प्रकार से आप इस आंसर को बड़े आसानी से इस ट्रिक के द्वारा हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द ओवरऑल यील्ड ऑफ O इज़। अब O जो है ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर। O का मतलब है जैसे L, M, N, O, ये 4 तरह के यौगिक हैं, और जब L से M में जाते हैं, L से M बनाते हैं, तो लब्धि आती है M की 92%। जब M से N बनाते हैं तो N की लब्धि आती है 78%, और जब हम N से O बनाते हैं तो उसकी लब्धि आती है या यील्ड आती है 85%। तो ये पूछा गया है कि ये जो O कंपाउंड है उसकी टोटल यील्ड क्या होगी। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसको करने का सबसे इजी तरीका है, जो शॉर्टकट है, वो ये है कि 92 को आप जो पहला परसेंटेज है उसको एज सच लिख लीजिए, और जो बाकी परसेंटेजेस हैं वो डिवाइडेड बाय 100, यानी इसको अगर 100 से डिवाइड करें तो, या 1 के परसेंट में लें तो 0.78 आएगा, ये 100 से डिवाइड करें तो 0.85 आएगा। इस तरह से आप जितने भी वैल्यूज़ हैं, पहले वैल्यू को होल लिख कर
92 का 92 ही लिखकर और बाकियों को पॉइंट्स में इस तरह से लिख के मल्टीप्लाई कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये 60.99 इस केस में आंसर आएगा, तो उसको होल्ड करेंगे तो आ जाएगा 61। तो इस तरह से आप इस तरीके से आप इस आंसर को निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। इसमें आप ध्यान दें कि आगे जितनी भी सीक्वेंस होती है, अगर आगे 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 ये चलता भी चला जाता है तो जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हुए लिखते चले जाते हैं और अंत में आपका आंसर उनको मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आता है वो करेक्ट आंसर होता। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सॉल्वोलाइसिस पूछा है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो सॉल्वोलाइसिस पूछा है, उसका मतलब SN1 रिएक्शन है, उसका मतलब आयोनाइजेशन हो रहा है और आयोनाइजेशन हो रहा है अपने आप और इसमें बनेगा कैटायनिक इंटरमीडिएट। तो ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा सबसे आसानी से हो सकता है। हम इन तीनों के आयनाइजेशन के बाद हम देख रहे हैं कि ये 3 स्पीशीज़ हमें प्राप्त होते हैं। तो अगर ये जो नंबर 2 का आयनाइजेशन करें तो इस तरह से ट्रोपाइलियम आयन हमें मिलेगा। हमें मालूम है ट्रोपाइलियम आयन में आप देख सकते हैं कि ये जो Br माइनस अगर इसमें से निकल गया, Br माइनस इसमें से निकला, इसमें से निकला और इसमें से निकला, तभी जाके आयनाइजेशन होगा या सॉल्वोलाइसिस होगा। तो सेकेंड वाले में ट्रोपाइलियम आयन मिलेगा जो कि सबसे स्टेबल है। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं, समतलीय है, इसके अंदर रेजोनेंस हो सकता है, तो ये एरोमेटिक रिंग है और इसके ये अनुनादी संरचनाएं आगे से आगे और भी बन सकती हैं। इसी तरह से ये जो इसका आयनाइजेशन होगा तो हमें ये बेंजाइल जो है कैटायन मिलेगा और इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स देखिए रिंग के अंदर हैं, 3 पाई बंद हैं, 3 पाई बॉन्ड्स और 6 इलेक्ट्रॉन उसका मतलब होता है। तो इसमें ये भी प्लानर स्ट्रक्चर है और इसके अंदर भी रेजोनेंस हो सकता है। रेजोनेंस के द्वारा जो है ये जो प्लस चार्ज है वो रिंग में भी रेजोनेट हो सकता है, डिलोकलाइज हो सकता है। लेकिन जैसे ही ये रिंग में जाएगा ये प्लस चार्ज, जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है, इस रिंग की जो एरोमेटिकता है वो ख़त्म होती है, एरोमेटिसिटी लॉस होता है। तो इस वजह से इसका स्थायित्व ज़्यादा है क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी मेंटेन रहती है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है रिंग में रहेगा, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में नहीं रहेगा अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है तो इसीलिए इसका स्थायित्व ज़्यादा होगा इसका पहले वाले से, इससे इसका स्थायित्व जो है वो कम होगा। लास्ट वाला जो हम एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं, इसके अंदर जो आयनाइजेशन के बाद इंटरमीडिएट बनेगा, मध्यवर्ती बनेगा, वह उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि 2 पाई बॉन्ड्स हैं, 2 पाई बंद हैं। हालांकि ये भी संरचना जो है समतलीय है, क्लोज रिंग वलय संरचना है, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक है क्योंकि यह 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है और हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ये दोनों जो आयंस है वो हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो ये एंटी एरोमेटिक है जो कि स्थायी नहीं होगा। ये सबसे अधिक स्थायी होगा, एरोमेटिक है, ये भी स्थायी होगा लेकिन इसका स्थायित्व उससे कम होगा। उसका मतलब 2 का रेट जो ये तो 2 से आया है तो 2 का रेट सबसे हाईएस्ट होगा। तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, क्रॉस हो गया, इसमें नहीं है, क्रॉस हो गया। आप बी में देखिए 2 है इसके अंदर और इसमें भी 2 है, लेकिन सेकंड नंबर उससे 2 के बाद किसका रेट सबसे ज़्यादा होगा, वो है 3 का। तो ये देखिए ये 3 यहाँ पर है, इसमें नहीं है, तो ये भी क्रॉस हो गया। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हमने हल निकाला। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोड्यूसेस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उसका जो स्टीरियो आइसोमर फॉर्म्ड कौन कौन से हैं। एक स्टीरियो आइसोमर बनेगा कि 2 बनेगा कि 3 बनेगा कि 4 स्टीरियो आइसोमर बनेगा। तो इसमें इसको देखकर आप परेशान मत होइएगा। जब भी इस तरह के रिएक्शन के क्वेश्चंस आते हैं तब आप ध्यान से अगर कूल हेड रखकर, कूल माइंड रखकर आप अगर सॉल्व करते हैं तो देखिएगा काफ़ी आसान है। हाइड्रोजनेशन इसका किया, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, 2 डबल बॉन्ड है, दोनों के दोनों में वो सैचुरेटेड बॉन्ड में
परिवर्तित हो गए, यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में, यानी यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा, यहाँ हाइड्रोजन लगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो यहाँ पर पहले से भी एक हाइड्रोजन था जो कि लिखा नहीं गया है। कुल मिला के इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होंगे, इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन होगा, इस पे 2 हाइड्रोजन होंगे, इस पे एक और हाइड्रोजन होगा, और इस पे एक और हाइड्रोजन, इस 2 हाइड्रोजन कुल मिलाकर होंगे। तो sp3 में सारे कार्बन जब ये परिवर्तित हो गए तो ये हमें प्रोडक्ट मिला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले डबल बॉन्ड था और इस प्रकार से यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, और इन कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, तब जाके ये संतृप्त या सैचुरेटेड कंपाउंड में परिवर्तित हुआ कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन से। अब जहाँ ये मैंने एस्ट्रिस्क मार्क कर रखा है, स्टार का निशान मार्क कर रखा है, इन कार्बन को देखिए, ये अब हो गए हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, इनमें 4 अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं। तो आप अगर कंपाउंड इस वाले कार्बन को अगर देखते हैं तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से समूह जुड़े हुए हैं। एक तो CH2Me, दूसरा H, तीसरा Me, और चौथा ये CH2, CHMe, CH2Me, ये बड़ा सा समूह जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से इस वाले कार्बन को भी अगर हम देखें तो ये भी आप देख सकते हैं कि सेम यहाँ जैसे H, Me, CH2Me, और ये बड़ा सा कंपाउंड। उसका मतलब जो 2 कायरल कंपाउंड हैं उसको अगर कायरल एटम्स हैं उसको अगर हम पूरे मॉलिक्यूल को इस प्रकार से लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप देखें कि ये यहाँ से सिमेट्रिकल कार्बन, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, और इसमें जो 2 कायरल कार्बन हैं वो एक समान है। इसमें भी CH2Me, देखिए CH2Me, ये दूसरे सब 2 जो ग्रुप्स हैं वो CHMe, यहाँ पर भी 2 ग्रुप्स CHMe, सेम। और जो लास्ट ग्रुप है इस वाले कार्बन के लिए, कायरल कार्बन के लिए CH2, CHMe, CH2Me, और सेम टू सेम अगर उसके लिए बोलें तो ये भी इसके लिए अगर बोलें तो ये होगा CH2, CHMe, CH2Me। तो कुल मिला के चारों जो ग्रुप्स है इस पे और इस पे एक दूसरे के बराबर हैं, और ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ से सिमेट्रिकल हाफ दो बराबर हिस्से में परिवर्तित हो सकता है, बांटा जा सकता है। और अगर हमने यहाँ पर एक मिरर रखा, एक दर्पण रखा, तो एक हिस्सा, ये हिस्सा इस हिस्से का प्रतिबिंब रूप है। अब इसमें हम निकालते हैं कि किस तरह से आइसोमर्स निकालें। देखिए, इफ़ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स, यहाँ कायरल कार्बन एटम्स कितने हैं, एसिमेट्रिकल या असममित कायरल कार्बन कितने हैं, 2, ये 2। नंबर ऑफ आइसोमर्स विथ आइडेंटिकल एंड्स, अगर ये दोनों के सिरे कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन में एक से ज़्यादा अगर कायरल कार्बन हो और उसके दोनों सिरे एक जैसे हों, यानी दोनों किनारे पे लगे हुए जो कायरल कार्बन हैं उनमें समान तरह के समूह लगे हुए हों, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स की संख्या होती है ये 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n डिवाइडेड बाई 2 -1, जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। और n जो है कायरल कार्बन की संख्या है इसके अंदर। यदि n इज इक्वल टू 2 हमने लिखा है तो इसको पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। और इसमें आप देखिए कि इसमें जो n-1 है, 2 to the power n-1, ये देता है इनैंशियोमर्स की संख्या। ये देखिए D और L पेयर मिलेगा, 2 इनैंशियोमर होंगे। और जो इसमें 2 to the power n-2 -1 है वो देता है मीज़ोफॉर्म की संख्या, तो मीज़ोफॉर्म इसके अंदर 1 है। तो हमें सिर्फ ये देखना था कि किस प्रकार का कंपाउंड है, कायरल कार्बन है, कितने कायरल कार्बन हैं, और उनके सिरे अगर समान हैं तो वो हमने इसमें फार्मूला लगाया, और इस तरह से हमने फार्मूला लगा कर ही आंसर निकाल लिया। ये जो मैंने बना के आपको दिया है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है। इतना सारा जो स्ट्रक्चर है आपको सिर्फ इसमें से ये स्ट्रक्चर बनाना था, फिर इसमें फॉर्मूला ये वाला लगाना था, और उससे आपको ये आंसर मिलना था आसानी से। सो इट इज़ क्वाइट सिंपल। आइए देखते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है और 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइपेप्टाइड्स दैट वुड बी ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फिनाइल एलानीन विद ल्यूसीन। हमें सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि जो ये एमिनो एसिड्स हमें दिए गए हैं इनमें क्रियात्मक समूहों की संख्या 2 से अधिक नहीं है, यानी एक NH2 है, एक COOH है। बस अगर हमें इतना ही याद हो तो बिना इन संरचनाओं को याद रखे हुए भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इन्होंने ये पूछा है कि अधिकतम कितने प्रकार के डाईपेप्टाइड बन सकते हैं। यानी हमें ये मालूम है कि एमिनो एसिड्स हैं ये दोनों, और ये इनमें एक COOH ग्रुप होता है और एक NH2 ग्रुप होता है, और COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप आपस में मिलकर एमाइडो ग्रुप बनाते हैं। तो एमाइड जो बनता है वो अगर दो एक ही प्रकार के एमिनो एसिड्स आपस में लिंक हो जाएं तो भी बन सकता है, अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से भी बन सकता है। देखिए संभावनाएं क्या है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। ये AA1 या अगर कोई भी एमिनो एसिड जिसको हमने नंबर 1 दिया हो, एमिनो एसिड नंबर 1 का NH2 इधर है, COOH इधर है, एमिनो एसिड नंबर 2 का जो एमिनो ग्रुप है वह एमिनो एसिड A1 के NH2 COOH ग्रुप के साथ वो रिएक्ट कर रहा है। देखिए एमिनो एसिड AA1 उसका COOH ग्रुप एमिनो एसिड 2 के NH2 ग्रुप के साथ मिलकर रिएक्ट करके पेप्टाइड लिंक, एमिडो लिंक बना सकता है। ये एक संभावना हुई। दूसरा ये है कि एमिनो एसिड 2 का COOH एमिनो एसिड 1 का NH2 के साथ आप देख सकते हैं जुड़ सकता है, तो पेप्टाइड लिंक इससे भी बन सकता है। तो ये हैं 2 प्रकार के। तीसरा प्रकार का क्या हो सकता है, थर्ड टाइप हो सकता है कि एक ही प्रकार के एमिनो एसिड के जो COOH और NH2 हैं उनके 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एमिडो लिंक बना सकते हैं। देखिए एमिनो एसिड AA1 दोनों तरफ हैं, एक का COOH दूसरे के NH2 के साथ रिएक्ट करके पेप्टाइड लिंकेज बना सकता है। तो ये हुई तीसरा पॉसिबिलिटी। और चौथी पॉसिबिलिटी जो है, चौथी संभावना है कि एमिनो एसिड AA2 का ही दूसरा मॉलिक्यूल AA2 यानी एमिनो एसिड नंबर 2, एक का COOH दूसरे का NH2 आपस में मिलकर पेप्टाइड लिंकेज बना सकता है। देखिए यहाँ हमने इन दोनों की संरचना का कोई यूज़ नहीं किया है, हमें सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि इनके पास एक COOH ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है, और टायरोसिन जैसा कि जिसमें 2 से अधिक जो क्रियात्मक समूह हैं ऐसे वाले जो एमिनो एसिड है वो नहीं होने चाहिए। सिंपल वाले एमिनो एसिड से तो आप उनकी संरचना अगर ना भी जाने तो भी आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। यहाँ आपकी जानकारी के लिए फिनाइल एलानीन के और ल्यूसीन का स्ट्रक्चर सिर्फ दी हुई है, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल नहीं करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये बात तो तब हुई जब हमने जो नेचुरली अकरिंग प्राकृतिक रूप से L आइसोमर एमिनो एसिड का होता है उसको अगर ध्यान में रखा तो ये हो गए 4 तरह के, और अगर उसी तरह से अगर D ने भी आपस में बनाया तो वो 4 और ये 4 8 प्रकार के हो सकते हैं। फिर आगे L एंड D के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सोचना हो जाएगा, लेकिन जैम के नज़रिए से और यहाँ जो इन्होंने पूछा है उसके नज़रिए से सिर्फ 4 ही इसका आंसर होगा, और दिस इज़ द करेक्ट आंसर कि 4 आइसोमर्स 4 टाइप्स ऑफ डाइपेप्टाइड्स विल बी फॉर्म्ड। 4 इसका उत्तर है, यहाँ 4 लिखा जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन यहाँ पूछा हुआ है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का नहीं था। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन उन्होंने पूछा है ये 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और पूछा है कि एरोमेटिक कौन से हैं। इस तरह के क्वेश्चन जैम में काफ़ी आते हैं, आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। एरोमेटिक होने के लिए एक तो हकल्स रूल जैसे 4n+2
पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। एरोमेटिक होने के लिए संरचना को प्लानर या समतलीय होना ज़रूरी है, और इसके अंदर अगर संरचना प्लानर नहीं हुई तो फिर रेजोनेंस नहीं होगा। यानी रेजोनेंस का होना या अनुनाद का होना ज़रूरी है। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, संरचना प्लानर होनी चाहिए और रेजोनेंस संभव होना चाहिए। ये सारी अगर बातें हैं तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। इस बात का आप ध्यान में रखना। आइए देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से एरोमेटिक हैं। जो नज़र पड़ते ही दिख जाता है वो ये है, जो कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये एंटी एरोमेटिक है। तो ये तो किसी भी हालत में एरोमेटिक नहीं होगा। क्यों? इसमें देख लीजिए 2 पाई 2 पाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 और ये 2, एक एक पाई बंद में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और इसके अलावा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अलावा बोरोन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो और कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एंटी एरोमेटिक है। ये लिस्ट से हट गया। इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें देखें ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक बंद में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई बंद में, इसमें 2 2+2 4, और ये ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस वलय को दे देगा। इसमें अनुनाद करवाने के लिए प्लानर संरचना है, इसमें रेजोनेंस हो सकता है। ये जो C+O है, इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस और ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस इस कार्बोनल फंक्शन में आ जाता है। और क्योंकि ये समतलीय संरचना है तो इस तरह से रेजोनेंस भी इसके अंदर हो सकता है। देखिए ये ऐसे, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आगे चले गए और इस तरह से संरचना के अंदर पूरे में रेजोनेंस हो सकता है। तो उसका मतलब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन को पूरा करता है। ये दिस इज एरोमेटिक। यहाँ देखते हैं ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके लोन पेयर 2 4, इसके लोन पेयर 2 4 6, तो टोटल जो होगा इसके अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 1 2, इसके लोन पेयर 3 4, और इसके लोन पेयर्स नाइट्रोजन के 5 6। इसमें भी जैसे इस कार्बोनाइल ग्रुप में था उसी तरह से इस कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन ऑक्सीजन बंध में ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, डेल्टा माइनस, और कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस, और इस वाले कार्बन के ऊपर भी डेल्टा प्लस चार्ज रहता है। समतलीय संरचना है और इसके अंदर रेजोनेंस हो सकती है। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें देखते हैं 1 2 3 4, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इस वलय में रेजोनेंस के द्वारा, और पाई इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल पे होते हैं तो इसके ऊपर रेजोनेंस के द्वारा विस्थापित या डिलोकलाइज होते हैं और रेजोनेंस प्रदर्शित करते हैं। तो कुल मिला के पी इलेक्ट्रॉन्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 एंड 5 6। इस तरह से अगर आप इस नाइट्रोजन को न गिनना चाहें, इस वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर को गिनना चाहें, तो भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है, तो ये एरोमेटिक है। तो ये एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। सल्फर के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वह अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अनुनाद के लिए और एरोमेटिकता के लिए वलय को दे देता है। तो 1 2 3 4, और इस सल्फर के लोन पेयर 5 6, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स और रेजोनेंस। कुल मिला के इसमें सिर्फ एक नहीं है एरोमेटिक, बाकी ये चारों एरोमेटिक हैं। तो ये प्रैक्टिस में रखिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जैम में काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर है, और इसमें इन्होंने पूछा हुआ है, ये हमको कंपाउंड दिया हुआ है और इन्होंने 2 रिएक्शंस इसमें दिए हुए हैं, एक तो ओजोनोलाइसिस और उसके बाद एक्वस NaOH के साथ इसका रिएक्शन, और पूछा है कि जो ये R उत्पाद प्राप्त होगा वो क्या होगा। देखिए जैसे ही हमें डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड मिलता है और हमें मिलता है ओजोनोलाइसिस, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये कि डबल बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, और जहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो, जैसे ये डबल बॉन्ड हो, ओजोनोलाइसिस करते हैं तो ये टूट जाता है। ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये टूट जाएगा ये डबल बॉन्ड, और उसकी जगह कार्बन C+O, और इस वाले कार्बन के लिए भी C+O, यानी वो जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़कर आप उसकी जगह लिखेंगे C+O, और इस कार्बन के लिए भी डबल बॉन्ड O। ये आपको मालूम होना चाहिए। मैं और अच्छी तरह से लिख देती हूँ। जहाँ पर भी C+C है
ओजोनोलाइसिस के द्वारा वो टूट जाएगा और उसकी जगह आप लिखेंगे सी और सी, दोनों का डबल बॉन्ड उसी जगह पे रहेगा, लेकिन उस डबल बॉन्ड को तोड़ते हुए बीच में इसका भी ऑक्सीजन और इसका भी ऑक्सीजन साथ में लगा देंगे। अब देखते हैं कि इन्होंने ये जो 4 हमें ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा इसका प्रोडक्ट है। ध्यान से देखिए कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए ये हमने यौगिक लिया है और इसका ओजोनोलाइसिस जैसे दिखाया बताया था आपको, उसकी जगह सी डबल बॉन्ड सी की जगह यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ लगा दिया है। और क्योंकि बाद में NaOH है, NaOH एक बेस है तो हमें ये मालूम है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी हैं, उनसे जुड़े हुए जो अल्फ़ा कार्बन होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। और क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, और यहाँ जो कार्बन के ऊपर जितने भी हाइड्रोजन्स होते हैं, H होते हैं जितने भी, ये H और इसके साथ जो H, इन अल्फ़ा पोजीशन पे जितने भी हाइड्रोजन हैं वो अम्लीय हो जाते हैं, यानी क्षार के द्वारा उनका निष्कासन किया जा सकता है, क्योंकि ये कार्बन हाइड्रोजन बंध जो हैं वो दुर्बल हो जाते हैं, तो एसिडिक हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो इसमें देखिए आप एक और चीज़ देखना है कि इस मॉलिक्यूल को अगर हम सीधे सीधे इस लाइन पर अगर बांटें तो 1/2 इज़ द आइडेंटिकल ऑफ द सेकेंड हाफ, तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से के बराबर है। ये सममित जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, यानी ये अल्फ़ा अल्फ़ा बराबर है, अल्फ़ा डैश बराबर है। तो उसका मतलब 2 संभावनाएं हैं कि या तो प्रोटॉन यहाँ से निकले या तो प्रोटॉन यहाँ से निकले। हम देखते हैं दोनों में से प्रोटॉन में से कौन सा ज़्यादा स्थायी होगा मध्यवर्ती, तो वही रिएक्शन आगे जाके उत्पाद देगी। वो रूट, 2 रूट हो सकते हैं, एक अल्फ़ा डैश वाला रूट हमने यहाँ से लिया और यहाँ तक पहुँचे, दूसरा अल्फ़ा वाला रूट है जो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक प्रोडक्ट तक पहुँचे। अब पहले देख लेते हैं अल्फ़ा डैश वाला रूट हम क्यों नहीं लेंगे, उसका कारण समझ लेते हैं। अगर यहाँ से एक प्रोटॉन निकलता है इस NaOH के द्वारा, क्योंकि प्रोटॉन अम्लीय है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज कार्बन के ऊपर। ये जो C माइनस बना वो नाभिक नहीं आक्रमण करेगा इस वाले कार्बोनाइल पे। आप ये कह सकते हैं 7 वाले पे क्यों नहीं। देखिए 7 वाले पे करने से एकदम निकटवर्ती जो कार्बन है उस पर वो आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि 2 कार्बन का कोई रिंग नहीं बन सकता। यहाँ पर वो स्टीरियोकेमिकली संभव यहाँ नहीं है अटैक, तो जो है यहाँ पर अटैक संभव है। और इस पे और इन दोनों का अगर अटैक इस पर होता है, सीधे सीधे लाइन मैंने यहाँ पर बना दिया है ताकि समझने में आसानी हो। आप काउंट कीजिए कि ये 4 सदस्य वलय हो जाएगा इन दोनों के अटैक की वजह से, और जो दूसरा बचेगा वो है 7 सदस्यीय वलय बचेगा। देखिए यहाँ 4 सदस्यीय वलय छोटा है और ये स्ट्रेन रिंग सिस्टम है। दूसरी तरफ देखते हैं क्या इससे बेहतर सिचुएशन हो सकती है। अगर वो बेहतर है तो वह होगी, यहाँ बनेगा 5 सदस्यीय और 6 सदस्यीय वलय, जो कि 4 से ज़्यादा स्थायी है, इसलिए जो मॉलिक्यूल है 4 सदस्यीय वलय वाली इंटरमीडिएट संरचना नहीं बनाएगा, तो ये वाला रूट नहीं लिया जाएगा इस रिएक्शन के द्वारा। यहाँ से रिएक्शन इस तरह से नहीं होगी, क्योंकि स्टेरियोकेमिकल जो है ये अनस्टेबल ज़्यादा है और ये स्टेबल ज़्यादा है। तो यहाँ देखते हैं कि अल्फ़ा कार्बन से अगर हाइड्रोजन जाता है NaOH के द्वारा, तो यहाँ पर माइनस चार्ज बना, इसने इस वाले कार्बन पर आक्रमण किया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो ये 5 सदस्य सीधे मैंने यहाँ बना दिया है ताकि समझने में आसान हो। और आप देख सकते हैं कि इसको गिने तो 6 सदस्यीय वलय है, ये 5 सदस्यीय वलय है। 6 सदस्यीय क्यों है वो भी आप देख लें, 1 2 3 4 5 और 6। ये 5 सदस्य इसलिए है कि 1 2 3 4 और 5, तो 5 सदस्य वलय और 6 सदस्य वलय मोर स्टेबल इंटरमीडिएट दैन दिस इज़ लेस स्टेबल, दिस इज़ मोर स्टेबल। तो अभी जाके ये रिएक्शन आगे हो रही है। देखिए प्रोटोनेशन होगा तो ये O माइनस जो है, देखिए ऑक्सीजन के ऊपर अटैक हुआ था, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपने ऊपर ले लिया, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर जो आएगा माइनस चार्ज आ गया था यहाँ पर। अब प्रोटॉन इसने लिया तो OH में परिवर्तित हो गया। अब यहाँ डबल बॉन्ड O है और ये H और OH निकल जाएंगे तो इनोन बनेगा, और ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल होता है इनोन, तो ये हमारा उत्पाद बनेगा। और एक्वस NaOH लिया था तो एक्वस NaOH के साथ इस तरह से
रिएक्शन ये हुआ। तो अब ये उत्पाद बना है, ये इनमें से कौन सा है वो देख लेते हैं। तो देखें 6 सदस्य वलय में C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। तो 5 सदस्य में 6 जो C डबल बॉन्ड O है वो नहीं होगा और ये नहीं होगा। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि अपने उत्पाद में कि 6 सदस्य वलय में एक CH2 छोड़ के 2 Me ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसमें आप देखें कि इसमें 6 सदस्य वलय में Me ग्रुप लगे हैं, 6 सदस्य में Me ग्रुप नहीं है, तो ये नहीं होगा। और ये 6 सदस्य वलय में Me ग्रुप लगा हुआ है। इसकी तरह आप ये निशान हटा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए 6 सदस्य वाले में Me ग्रुप लगाए हुए हैं, दोनों डायमिथाइल ग्रुप हैं, तो ये भी वही है, सेम टू सेम। सो दिस इज़ द आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये इन्होंने कन्वर्शन पूछी हुई है कि इस कंपाउंड को इसमें बदलने के लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। पहले हम देख लेते हैं दोनों में क्या अंतर है। देखिए ये बेंजीन रिंग को कुछ नहीं हुआ है, इट इज़ एज सच। ये मिथाइल ग्रुप वैसा ही है, सिर्फ यहाँ जो 1 और 2 कार्बन थे उसमें से अब एक ही कार्बन बच गया है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि एक कार्बन की कमी है, यहाँ से यहाँ तक आने में एक कार्बन की कमी है। आइए देखते हैं कि ऑप्शन हमको क्या दिया हुआ है। एक तो जो देखते से ही पता पड़ता है, दैट इज़ ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया था, जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा उसको वो तोड़ देगा। तो कितने यहाँ पर तोड़ेगा, यहाँ तोड़ेगा, यहाँ तोड़ेगा, यहाँ तोड़ेगा। तो इतनी बार तोड़ेगा तो बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस आपको प्रोडक्ट के रूप में मिलेंगे, जिसको देखते ही, जबकि हमारा प्रोडक्ट तो होल है, इसमें काफ़ी 2-3 डबल बॉन्ड्स और पड़े हैं, तो इसको हमने पहले ही हटा दिया। अब हमारे पास आ रहा है कि हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन और उसके बाद जोन्स ऑक्सीडेशन। देखिए हाइड्रोबोरेशन करेंगे तो उसमें कार्बन का कोई लॉस नहीं होता है, और आप H2O2 से रिएक्शन करवाते हैं तो OH मान लो यहाँ पर लग गया, रिडक्शन के बाद ये पूरा डबल बॉन्ड हट जाता है। जोन्स रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ पर कीटोन आएगा, लेकिन कोई कार्बन का लॉस नहीं होगा, यानी कार्बन घटेगा नहीं, कार्बन टूट के हटेगा नहीं, जबकि यहाँ पर तो कार्बन, एक कार्बन यहाँ पर कम है इसकी तुलना में। तो उसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्रॉस, ये हमारा क्रॉस। उसके बाद है वैकर्स ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन हमें मालूम है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन तभी होगा, कब होगा, C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस तरह से अगर कोई हिस्सा है तो हैलोफॉर्म रिएक्शन उसमें होता है। तो और इसके अंदर ये जो CC बॉन्ड है वो टूटता है, और जो CH3 वाला हिस्सा है वो भी निकल जाता है। तो एक कार्बन की कमी होती है। अगर ये बात है तो एक जो संभावना है वो सिर्फ जो सेकंड चॉइस दी हुई है हमारे पास, वैकर ऑक्सीडेशन की, वो दिखाई पड़ती है। और ये क्रॉस हमने बता दिया था, ये दोनों ऑप्शन क्रॉस हो गए। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है कि मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ रिएक्शन हुआ और डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर एसिटेट बन जाता है मर्क्यूरी का, उसमें भी कार्बन कार्बन बंध कोई टूटता नहीं है। और उसके बाद अगर जोन्स ऑक्सीडेशन हुआ तो भी कार्बन की संख्या घटती नहीं है। तो उसका मतलब संभावना सिर्फ एक ही की है, वो है वैकर ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही हो तो आइए एक बार हम इस पूरे प्रोसेस को देख लें। ये देखिए हमने ये सबस्ट्रेट बनाया हुआ है, और सबस्ट्रेट के साथ जो है ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हमने ली हुई हैं। पहले हाइड्रोबोरेशन और जोन्स ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन से अल्काइल बोरेन मिलेगा H2O2 से, और अल्कली मीडियम में अगर इसका रिएक्शन करवाते हैं तो इस तरह से अल्कोहल मिलता है। अल्कोहल का जोन्स ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन आप किसी भी हालत में, या कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिले, किसी भी हालत में जितने भी कार्बन हैं यहाँ पर उतने ही कार्बन यहाँ रहेंगे, ऑक्सीडेशन से कोई कार्बन घटेगा नहीं। वैकर्स ऑक्सीडेशन देन हैलोफॉर्म करते हैं, उसका यहाँ पर हमने बताया हुआ, देखिए यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ है CH3। आप ध्यान से देखिए, ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ है CH3। जो ये लाइन दी हुई है वो CH3 की है, ये C डबल बॉन्ड O है। तो इस तरह से कीटोन बना, उसका जब हैलोफॉर्म किया
तो ये हेलो फॉर्म बना है और रिएक्शन हेलो फॉर्म रिएक्शन किया है, हेलो फॉर्म बना है और COOH यहाँ पर आया है। यानी इस मेन मॉलिक्यूल में एक कार्बन की कमी हुई है जो कि हेलो फॉर्म के रूप में बाहर निकल गया है, निष्कासित हुआ है। तो ये आंसर सही था। और उसके बाद ऑक्सीमर्क्यूरेशन और जोन्स रिडक्शन और जोन्स ऑक्सीडेशन अगर किया है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन से इस तरह का मर्क्यूरिक एसिटेट हमको उत्पाद मिलेगा। और फिर उसका अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पर हमें जो है ये OH में परिवर्तित हो जाएगा ये एसिटेट। और फिर आप आगे देख सकते हैं कि NaOH के साथ अगर करें तो चलो हाइड्रोलाइज हो गया और OH मिला, यहाँ सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोन्स ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिर ये इस तरह से कार्बोनाइल यौगिक मिलेगा। कार्बोनाइल यौगिक मिलेगा तो सही, लेकिन ये अंतिम प्रोडक्ट होगा इसका। फर्दर इसमें से कार्बन की संख्या यहाँ जितनी है वहाँ इतनी है, कोई कमी नहीं आई है, तो ये भी उत्तर नहीं है। ओजोनोलाइसिस से ये पूरा मॉलिक्यूल इस प्रकार से टूट जाएगा, तो ये भी उत्तर नहीं है। उत्तर सिर्फ ये है जो कि इससे पहले हमने समझा था। अगर आपको इस सारे को नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। जहाँ भी आपको लगे कि हमको कुछ नोट करना है, वीडियो को पॉज कीजिएगा या रिपीट करके देखिएगा, फिर आप उसको नोट करते हुए जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट्स E एंड F रेस्पेक्टिवली आर। तो ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है और इसमें हमको E क्या है और F क्या है ये पूछा गया है। हमारे पास इस तरह से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए, जब भी हमने CO2 देखा और हमने फिनॉल देखा और NaOH का देखा तो हमें ये मालूम हो जाना चाहिए ये कोल्बे श्मिट रिएक्शन है और जिससे कि सैलिसाइलिक एसिड उत्पाद में मिलता है। तो सैलिसाइलिक एसिड यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, तो ये तो हमें देखते ही मालूम हो जाना चाहिए। और नेक्स्ट जो है ये याद रखिएगा कि CO2 NaOH और फिनॉल के साथ रिएक्शन है, कोल्बे श्मिट रिएक्शन है और सैलिसाइलिक एसिड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है सैलिसाइलिक एसिड बायो के नज़रिए से भी और फिर प्लांट्स के मेटाबॉलिज्म के हिसाब से भी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के रूप इंडस्ट्रियल कंपाउंड के रूप में भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट रिएक्शन उन्होंने दिया हुआ है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड हो और इस तरह से OH ग्रुप हो तो उसका एसिटाइलेशन होगा। तो एसिटाइलेशन यहाँ पर जो दे रखा है इन्होंने वो इन्होंने CO2CH3 दे रखा है जो कि गलत है, और ये इन्होंने दे रखा है COOH और OH ग्रुप का एसिटाइलेशन हुआ तो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड यानी एस्प्रिन बना है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको इसका पूरा रिएक्शन देखना है तो आइए एक बार और समझ लेते हैं। हालांकि इजी रिएक्शन था, देखते ही आपको आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नोट करना है तो आप ये रहा इसका पूरा आंसर, जिसको वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एग्ज़ाम में इसका आंसर लिखें तो आपको सिर्फ टिक करना होता है, मैकेनिज़्म तो देनी नहीं है। तो MCQ तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए आइए देखते हैं। ये रहा फिनॉल से शुरू किया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में फिनॉल क्योंकि अपना प्रोटॉन छोड़ देता है फिनॉक्साइड आयन के रूप में, ये उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। ऑर्थो पोजीशन पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ और ये देख सकते हैं आप इस तरह से ऑर्थो पोजीशन पे जो CO2 का मॉलिक्यूल लग गया कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पर है और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन यहाँ से लूज़ हो रहा है किसके रूप में, H+ के रूप में यहाँ से चला गया और यहाँ ऑक्सीजन ने क्योंकि इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर वापस ले लिए तो O- के रूप में हो जाएगा। तो यही जो H+ है इस O- के साथ जुड़ के OH दोबारा उसने बना दिया, कार्बोक्सिलेट आयन है ये, एसिडिफिकेशन हुआ तो COOH के रूप में बदल गया। तो ये है पहला स्टेप जो दिया हुआ था NaOH के साथ CO2 के साथ रिएक्शन फिनॉल का। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो रिएक्शन बताया था उन्होंने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और उसका देखिए एसिटाइलेशन हुआ है OH ग्रुप का और ये एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड जिसको आप एस्पिरिन के नाम से जानते हैं वो प्रोडक्ट मिला है। तो दिस वाज द राइट आंसर। तो हमारा आंसर था कि एक ये और एक ये यौगिक, जो कि ऑप्शन नंबर D था। इससे पहले वाली स्लाइड में हमने उसको देखा था।
तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड एंड दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास एक और कंपाउंड दिया हुआ है और इसमें इन्होंने रिएक्शन बोला हुआ है कि देखिए दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन अल्फ़ा हेलो कीटोन है ये, और आप देख सकते हैं इसका सोडियम मिथॉक्साइड के साथ और एसिड और देन पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ तो डिहाइड्रेशन के लिए है, और ये जो हिस्सा है और ये जो कंपाउंड है, इन दोनों को देखते ही आपको मालूम होना चाहिए कि ये फेवरस की रिएक्शन है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम अप्लाई करके आंसर तक पहुंचते हैं। आंसर ये है, किस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए ये जो चारों ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शन में जो बेंजीन रिंग है उसमें कोई चेंज नहीं है। दिस रिंग इज़ हियर। फ़र्क जो इन सब में है वो है कि 5 मेंबर्ड रिंग इसके साथ बना हुआ है। तो ये जो लास्ट है ऑप्शन पॉलीफॉस्फोरिक एसिड का, जिसकी वजह से ये डिहाइड्रेशन हुआ है। फेवरस के रिएक्शन में इस तरह से 5 सदस्यीय वलय बनने की कोई बात नहीं होती। तो उसके फेवरस के रिएक्शन में क्या होता है आइए देखते हैं। और एक तो उसके बाद यहाँ जो COOH बनेगा, उस COH एक साइड में बनेगा, उसके साथ COH के साथ यहाँ पर जो है इस हाइड्रोजन के साथ डिहाइड्रेशन होगा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड के द्वारा। और जो ये मिथाइल ग्रुप है, ये जो मिथाइल ग्रुप है उसका भी ब्रेकेज यहाँ से नहीं होगा इस पूरे रिएक्शन के दौरान। तो उसका मतलब आप देखें कि इसमें ब्रेकेज नहीं हो रहा है और इसमें ब्रेकेज नहीं हो रहा है। जो C कार्बन के साथ मिथाइल, इस हिस्से में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर ये बात है तो ये ऑप्शन ये है इनमें से कि ये है कि ये है। तो ये देख लेते हैं हम रिएक्शन मैकेनिज्म के द्वारा। देखिए फेवरस की रिएक्शन अल्फ़ा हेलो कीटोन में क्लोरो या ब्रोमो वो कन्वर्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव में इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। पॉलीफॉस्फोरिक एसिड से डिहाइड्रेशन। तो ये हमारा मॉलिक्यूल था अल्फ़ा हेलो कीटोन। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हमें मालूम है कि यहाँ जो हाइड्रोजन है, जो कि फॉर्मूले में दिखाया नहीं गया है, लेकिन ये जो H है इट इज़ देयर। तो ये एसिडिक H है, बेस की प्रेजेंस में निकल गया तो C माइनस हो गया। और जो हेलो है, ब्रोमो है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जाना चाहेगा Br माइनस के रूप में, और उसको मदद की इसने इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन। इसी मॉलिक्यूल के अंदर ही, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही SN2 रिएक्शन हो गया, तो इसने पीछे से इसको धक्का मारा, ये अपना लेके आराम से इलेक्ट्रॉन पेयर निकल गया। तो Br माइनस निकल गया, एक 3 सदस्यीय वलय बना। ये C डबल बॉन्ड O, ये रहा C डबल बॉन्ड O, और ये जो CH2 था वो यहाँ CH2 है। तो आप देखें कि जो कार्बन जिस पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है उस पर कोई आँच, कोई चेंज इसके अंदर नहीं हुआ है। उसके बाद जो ये 3 सदस्यीय वलय बना है मिथॉक्साइड आयन की उपस्थिति में, देखिए मिथॉक्साइड आयन की उपस्थिति में ये इस तरह से चेंज आया है, आप देख सकते हैं। और ये जो OMe ग्रुप जो है वो यहाँ जाके जुड़ता है, इस जगह पे जुड़ता है, क्योंकि इस कार्बन पे जुड़ता है, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए उसने अपनी ओर ले लिए, तो O माइनस के रूप में परिवर्तित हो गया। और ये इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो मिथॉक्साइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर उसने यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया। अब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स दोबारा C डबल बॉन्ड O को दे दिया, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये बॉन्ड ब्रेक होते ही आप देखिए ये जो CH2 है वो ये रहा, ये बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये बॉन्ड टूट गया तो C डबल बॉन्ड O हुआ है। ये OMe यहाँ लगा हुआ होता, OMe यहाँ पर OH की जगह OMe आप लिखें, और जैसे ही H3O प्लस के साथ रिएक्शन होगा तो इस एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो ये
COOH के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो पहले तो एसिड हाइड्रोलिसिस से पहले यहाँ पर C डबल बॉन्ड OMe यानी COOMe यहाँ पर होता और H3O प्लस के साथ फिर हाइड्रोलिसिस हो गया, COOH में परिवर्तित हो गया और फॉस्फोरिक एसिड पॉलीफॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में इस ऑर्थो पोजीशन से एक हाइड्रोजन लेकर यहाँ डिहाइड्रेशन हुआ और साइक्लाइजेशन हुआ, चक्रीयकरण हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो C बॉन्ड और इस C में Me इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, जबकि उसके ऑर्थो के साथ C डबल बॉन्ड O लगकर ये रिएक्शन पूरी हुई है। तो आइए देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन है। ये ऑप्शन ये रहा। देखिए ये बॉन्ड कोई चेंज नहीं आया, इसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इसके ऑर्थो पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O के साथ साइक्लाइजेशन हुआ है। सो दिस वाज द आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। इसमें इन्होंने एक हमको कार्बोनाइल एरोमेटिक कार्बोनाइल ग्रुप दिया हुआ है और NH2OH और HCl दिया हुआ है। देखते ही पता पड़ता है ऑक्साइम बनेगा और उसके बाद है H2SO4 H2O और फिर उसके बाद है बेकमैन रीअरेंजमेंट दिखता है ऑक्साइम का और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है वो है Br2 FeBr3। तो उसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा बेंजीन के ऊपर। मान लीजिए कि हमको इन सब चीज़ों का पता नहीं, वैसे तो इसका आंसर हम पीछे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक बार को मान लीजिए कि हमको याद नहीं है, तो हम दिमाग को ठंडा रखते हुए इस आंसर को कैसे कर सकते हैं। हम सबसे पहले, क्योंकि बड़ा इजी से इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, इन सभी ऑप्शंस में आप देखिए एक चीज़ तो कॉमन है, वो ये कि दोनों बेंजीन रिंग सभी में दिए हुए हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है सबके साथ ही एक में C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH। तो इस तरह से इन्होंने ये दोनों चीज़ें हमको रीअरेंजमेंट के बाद दे रखी हैं। यहाँ तक कैसे पहुँचे, अगर मान लो 1% अगर हमें याद भी नहीं रहे तो भी काम चल जाएगा। तो ये पोर्शन और ये सारा पोर्शन सारों में कॉमन है। फ़र्क क्या है? फ़र्क देखते हैं कि इसमें NH के साथ वाली रिंग में, एरोमेटिक रिंग में मेटा पर Br है, ठीक। यहाँ पर है CO वाली रिंग में मेटा पर Br है, यानी इन सभी में Br ब्रोमो की जो पोजीशन है वो अलग अलग है। अब हमको ये तो मालूम है कि लास्ट जो सबसे इजी रिएक्शन है इसके अंदर वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोजन है, वो भी बेंजीन रिंग के ऊपर। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आक्रमण करेगा? इलेक्ट्रोफाइल वहाँ आक्रमण करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। अब हम देखते हैं इन दोनों ग्रुप्स को। इन दोनों ग्रुप्स में CO ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। उसका मतलब जहाँ से CO ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, 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 जिस साइड में बेंजीन रिंग और CO वाले ग्रुप हैं। अब आप देखें कि इनमें से जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो Br+ वहाँ नहीं जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें Br+ गया हुआ है जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर Br वहाँ गया हुआ है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये ऑप्शन नहीं है। बचे हैं ये वाले 2 ऑप्शंस। इसमें उस जगह पे बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है जहाँ पर ये जो NH है, NH अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा और बेंजीन इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनुनाद के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स देगा और बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, तो बेंजीन रिंग पर माइनस चार्ज रहेगा अनुनाद के द्वारा। तो अगर माइनस चार्ज है तो Br+ वहाँ के जुड़ेगा। तो Br+ जो यहाँ के जुड़ा, या तो इस जगह पे जुड़े या यहाँ पर जुड़े। तो इन दोनों ऑप्शंस को हम देख लेते हैं कि इन दोनों ऑप्शंस को देखेंगे तो नाइट्रोजन के साथ ये पैरा पोजीशन पे है, ये नाइट्रोजन के साथ मेटा पोजीशन पे है। हमें मालूम है जो NH ग्रुप है जिसके ऊपर लोन पेयर है वो एक्टिवेटिंग यानी सक्रियनकारी है और ऑर्थोपैरा दिष्टकारी या ऑर्थोपैरा
डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस उसका होता है। यानी अगर ब्रोमो आके जुड़ेगा भी तो वो मेटा पे तो नहीं जुड़ेगा, वो ऑर्थो पे जुड़ेगा, या पैरा पे जुड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो आइए स्लाइड को मैं साफ़ करके आपको दोबारा दिखा दूँ। देखिए ये ऑप्शन सी है, हम बेकमैन रीअरेंजमेंट पर भी नहीं गए, ऑक्साइम फॉर्मेशन भी नहीं किया, इसके बारे में आपको बता दूंगी। तो ये देखिए, ये रिंग हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज, ये रिंग हो जाएगी नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है बेंजीन से, ये NH जो है इलेक्ट्रॉन देता है बेंजीन को, रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन रिच होगा और ऑर्थो पे या पैरा पे जुड़ेगा। तो ये NH के पैरा पे ब्रोमो है, यहाँ जो NH के मेटा पर ब्रोमो है, जो कि गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो रेजोनेंस के द्वारा NH ग्रुप छोड़ता है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑर्थो पोजीशंस पे और पैरा पोजीशंस पे अधिक होते हैं, मेटा पे नहीं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका जो ऑप्शन है आंसर सी है। अगर आपको इसका पूरा मैकेनिज़्म देखना हो तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए बेकमैन रीअरेंजमेंट आप याद करने के लिए इसको कर सकते हैं, या वीडियो को पॉज करते हुए इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पहले ऑक्साइम बनेगा, ऑक्साइम का जो रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट होकर वो इस तरह से जो कंपाउंड अपने को देगा, और उसका फिर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यूँ हमको प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि हमने इससे पहले देखा था। क्योंकि हमने देखा है कि NH ग्रुप का +M प्रभाव है और CO ग्रुप का -M प्रभाव है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो नाइट्रोजन से जुड़े हुए ग्रुप पर ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ये देखिए पहले स्टेप में NH2OH के साथ C डबल बॉन्ड O के साथ ऑक्साइम बना, और ऑक्साइम बनने के बाद यहाँ से लेके शुरू हुआ यहाँ तक जो हिस्सा है वो सारा बेकमैन रीअरेंजमेंट का हिस्सा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि H2SO4 की प्रेजेंस में प्रोटोनेशन हुआ और वो OH ग्रुप का, तो H2O यहाँ से निकल गया। इसके इलेक्ट्रॉन को कंपनसेट करने के लिए यहाँ से बॉन्ड टूटा है कार्बन के साथ, और ये जो रिंग है वहाँ जाके शिफ्ट हुई है। आप देखिए नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो गई ये वाली रिंग, और कार्बन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। H2O का जो वाटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वाटर का, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, वो कार्बन के साथ जाके जुड़ेगा। यहाँ OH2 ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, एक प्रोटॉन लॉस होगा तो OH के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हुआ। आप देखिए OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में चले गए, तो ये बॉन्ड टूट गया, और H+ के रूप में जो निकला यहाँ से वो नाइट्रोजन से जाके जुड़ गया, क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन के जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाइट्रोजन पे जाके शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ नया डबल बॉन्ड बन रहा है। 5 बॉन्ड्स बन नहीं सकते कार्बन के ऊपर, तो ये वाला शिफ्ट हुआ नाइट्रोजन के ऊपर, और यहाँ से जो H+ जुड़ा छूटा था वो यहाँ जाके NH के साथ जुड़ गया। तो ये हमको बेकमैन रीअरेंजमेंट के बाद इस तरह से N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड मिला एसिडिक कंडीशन में ऑक्साइम्स से। तो इस तरह से हम इस वाले प्रोडक्ट को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद प्राप्त कर सकते हैं। इस मैकेनिज़्म की जानने की ज़रूरत नहीं थी, बिना इसको जाने ही हमने उस रिएक्शन को सॉल्व कर दिया था, और वही होता है ट्रिक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा हुआ है द नंबर ऑफ़ रिड्यूसिंग शुगर्स अमंग द फॉलोइंग। तो नीचे कुछ शुगर दिए हुए हैं और पूछा है कितनी संख्या में इसमें रिड्यूसिंग शुगर है। देखिए रिड्यूसिंग शुगर जो होता है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें कार्बोनाइल ग्रुप हो, या फिर कार्बोनाइल ग्रुप हो, या फिर वो ग्लाइकोसाइडिक OH के रूप में हो, यानी वो मिथाइलेटेड वगैरह नहीं हो। तो हम पहले वाले कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को देखते हैं। इसमें देखें जैसे सिंगल बॉन्ड और ग्लाइकोसाइडिक OH के ग्लाइकोसाइडिक लिंक के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर है। इसमें ये ग्लाइकोसाइडिक लिंक है, लेकिन उसके साथ OH जो है वो मिथाइलेटेड है OMe के रूप में, तो फ्री नहीं है,
तो OH ग्रुप फ्री नहीं है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। इसमें देखते हैं कि ग्लाइकोसाइडिक लिंक है, इसमें CH2 जुड़ा हुआ है, ये देखिए आप, ये भी CH2 जुड़ा हुआ है, तो ये भी, ये जो OH है वो CH2OH है, ये भी CH2OH है, सीधे सीधे OH नहीं है, सीधा OH जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो सीधे OH नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये भी रिड्यूसिंग नहीं है। इस वाले को देखते हैं, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप फ्री दिख ही रहा है यहाँ पर, ये रिड्यूसिंग है, तो ये रिड्यूसिंग था। उसमें भी देखिए जो कार्बन के साथ सीधे OH जुड़ा हुआ है ग्लाइकोसाइडिक लिंक के साथ, तो ये यस रिड्यूसिंग है। यहाँ देखिए OMe के रूप में है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ, तो ये भी नहीं है। कितनी संख्या में है? 1, 2 एंड 3। तो ये 3 हैं जो रिड्यूसिंग शुगर हैं, जिनको इस तरह ये पिंक एरो से दिखाया गया है, तो आंसर इज़ 3। Let's look into the next question. The following conversion is an example of, देखा है ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है हमको, और हमसे पूछा है कि ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से मल्टीपल आंसर था इसके अंदर, क्या क्या है इसके अंदर। देखिए ये भी एक ओपन चेन कंपाउंड है और ये भी एक ओपन चेन कंपाउंड है, हीट से हो रहा है, और चॉइस हमको दे रखी है ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट, सिग्माटॉपिक रीअरेंजमेंट और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो देखिए पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो एक तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन सारे के सारे ही हैं, तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो है ऑप्शन में तो होगा ही। अब दूसरी बात ये है कि ये कौन सा है, ऑक्सीकोप है क्या? ये ऑक्सीकोप नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकोप में OH ग्रुप एक होता है, टॉटोमेरिज्म से पहले भी होता है, टॉटोमेरिज्म के बाद C डबल बॉन्ड O होता है। तो यहाँ आप देखें कि ऑक्सीकोप के लिए जो ये OH ग्रुप है, ना तो इधर की तरफ है ना तो उधर की तरफ है, क्योंकि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस अक्सर जो है फर्स्ट स्टेप में कई बार रिवर्सिबल होते हैं, तो आपको एक बार देख लेना है कि या तो ये OH इधर है या तो OH इधर है, नहीं है, तो दिस इज ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट, जो कि ये एकदम ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन इज क्रॉस, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। अगर हम इसको देखें ध्यान से तो हम देखेंगे कि ये ईथर है। ईथर में भी कौन सा है? एलाइल विनाइल, एलाइल विनाइल ईथर है, तो एलाइल विनाइल ईथर है ये, और इसका हीट से हमने इस कंपाउंड में कन्वर्ट किया है, जो कि एक कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो ईथर को कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट किया है, और ये जो बॉन्ड है, CO बॉन्ड है, वो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ गया है, बस इतना सा चेंज हुआ है, यहाँ से टूट गया और यहाँ पहुँच गया। किस तरह से? वो ये वाला है, और इस रीअरेंजमेंट को कहते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, और वो भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्यों है? क्योंकि बंधों का टूटना और बनना इकट्ठे हो रहा है। यहाँ जो नंबरिंग मैंने दिखा रखी है वो IUPAC के नंबरिंग के हिसाब से नहीं है। ये नंबरिंग मैंने इसलिए दिखाई है ताकि आपको ये समझ में आए कि ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है तो किस प्रकार से। देखिए ये बंध टूट रहा है और यहाँ ये बंध टूट रहा है, यहाँ एक नया बॉन्ड बन रहा है। तो आप देख सकते हैं ये बॉन्ड टूट रहा है, ये टूट रहा है, ये बन रहा है, फिर ये टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है। इसी तरह से ये टूट रहा है, बन रहा है, ये तो हमने देखा। फिर ये टूट रहा है, यहाँ नया बन रहा है, ये शिफ्ट हो गया तो ये टूट रहा है, यहाँ एक नया पाई बॉन्ड बन रहा है। ध्यान से देखें तो ऑल्टरनेट बंध टूट रहे हैं और बन रहे हैं। जैसे ये यहाँ पर एक नया बंध बन रहा है, क्योंकि ये वाला टूट के ये जो 2 और 3 के बीच का जो पाई बंध है वो 1 और 2 के बीच में आके शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ से टूटा और यहाँ आके बना, यहाँ से टूटा, यहाँ आके बना, इस तरह से यहाँ आके बना, यहाँ टूटा। तो इस प्रकार से ये पूरा है, और इस तरह के बनने और टूटने जो इकट्ठे होता है उसको पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी बनने टूटने की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तो इस रूप में परिवर्तित हो गया, और इसको जब हमने खोल के लिखा तो इस तरह से परिवर्तित हो गया। नंबरिंग लगाई हुई है ताकि आप पहचान कर सकें। ये ऑक्सीजन O1 दिया हुआ है, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप वाले कार्बन है उसको 6 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, और वो 6 ये रहा, वो 6 ये रहा, ये रहा, सॉरी।
तो आप देख सकते हैं ये एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हुआ है और इस तरह से ये प्रोडक्ट मिला है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर ये हुआ कि ये क्लेजन रीअरेंजमेंट है, ये सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है और ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। सिग्मा ट्रॉपिक क्यों है? क्योंकि सिग्मा ट्रॉपिक इन एक सिग्मा बॉन्ड इस पोजीशन से इस पोजीशन में पहुंचा है। आप देख सकते हैं यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंचा है। बस इतनी सी बात हुई, यहाँ से शिफ्ट हुआ, इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हुआ और ये पाई बॉन्ड जो इधर और इधर आ गए। देखिए, ये देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ चला गया, ये पाई बॉन्ड्स यहाँ और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ। तो इस तरह से जो शिफ्ट होता है सिग्मा बॉन्ड के शिफ्ट को पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट कहते हैं। सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का एक खास नेम रिएक्शन है क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो आंसर में आपके आएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग आर। तो देखिए इन्होंने पूछा हुआ है कि 4n+, इससे पहले कि 4n+2 पाई साइक्लोएडिशन रिएक्शन, ये भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के ही उदाहरण हैं, ये सारे 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। और पूछा है कि वो लाइट में होता है। फिर 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन फोटोकेमिकली, 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन थर्मली अलाउड और ट्रांसॉइड डाइंस थ्रू डियल्स एल्डर रिएक्शन। ये सारे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। साइक्लोएडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं? देखिए डियल्स एल्डर रिएक्शन हम देखते हैं, ये डबल बॉन्ड डाइन है और इसके साथ एक डबल बॉन्ड जो डाइनोफाइल कहलाता है, ये साइक्लोएडिशन है। तो आप देख सकते हैं कि ये और ये। तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4। तो ये 4 पाई, यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 पाई। तो ये 4 पाई और 2 पाई साइक्लोएडिशन का एक उदाहरण है डियल्स एल्डर रिएक्शन। इस डियल्स एल्डर रिएक्शन के दौरान क्या उत्पाद हमें प्राप्त होता है? इसका उत्पाद प्राप्त होता है साइक्लिक और इसमें डबल बॉन्ड यहाँ होगा। तो इस तरह का उत्पाद हमें प्राप्त होता है डियल्स एल्डर रिएक्शन से। अब आप देखें कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के एक ही तरफ दोनों डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, इसे कहते हैं सिसॉइड फॉर्म। और यहाँ पर हमें इस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? चौथे ऑप्शन में हमको दिया हुआ है ट्रांसॉइड फॉर्म। तो ट्रांसॉइड फॉर्म यानी एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर और एक डबल बॉन्ड इधर। इसका इस डाइनोफाइल के साथ इस डाइन का रिएक्शन डियल्स एल्डर रिएक्शन में नहीं होगा। तो ये जो ऑप्शन है इट इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन। तो हमारे आंसर में डी तो शामिल है। तो साइक्लोएडिशन रिएक्शन है डियल्स एल्डर रिएक्शन। अब देख लेते हैं कि एक छोटा सा रूल जो आप अगर आप ध्यान में रखें तो आपके काफ़ी काम आसान हो जाएंगे कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में अगर इवन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हैं? इवन हैं, तो वो फोटोकेमिकली अलाउड होंगे। और इलेक्ट्रॉन पेयर अगर ऑड हैं तो वो थर्मली अलाउड होंगे। अब इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे गिनते हैं? ये 4 पाई प्लस 2 पाई, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने जोड़े हुए? 3 जोड़ा, 3 पेयर। तो 3 कितना है? ऑड है। 3 अगर ऑड है तो थर्मली अलाउड होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है? लाइट के प्रेजेंस में। तो उसका मतलब ए भी रॉन्ग है, डी रॉन्ग था, हमने पहले देख लिया था ट्रांस वाला। ये 2+2 कितना हुआ? यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने पेयर हुए? डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमने 2 पेयर, 2 जोड़े हुए। तो दो क्या है? इवन है। इवन है तो क्या होगा? फोटोकेमिकली अलाउड। तो इसके लिए क्या लिखा हुआ है? फोटोकेमिकली अलाउड, यानी बी राइट है। उसके बाद सी में पहुँचे, 4+2 क्या है? 6 में कितने जोड़े हुए? कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए? 3 पेयर इलेक्ट्रॉन हुए। 6 में 3 पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में 3 पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 यानी ऑड यानी थर्मली अलाउड। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? थर्मली अलाउड रिएक्शन है। तो इसका मतलब बी भी राइट है। हमें पूछा है इनकरेक्ट कौन से हैं, गलत कौन से हैं।
इनकरेक्ट यानी गलत। गलत कौन से हैं? गलत हैं, ए गलत है और डी गलत है। तो हमारा उत्तर है ए एंड डी। तो इस रूल को आप याद रखिएगा और इसका शॉर्ट फॉर्म इस तरह से है, याद रखिएगा। और डियल्स एल्डर रिएक्शन हमेशा सिसॉइड में होता है, ट्रांसॉइड में नहीं होता, ये याद रखिएगा। सो विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें दी हुई सारी जानकारी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे इनकरेजमेंट मिले कि आगे से आगे और इस तरह के वीडियोस आपके हेल्प के लिए बना सकूं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।